हेलो कक्षा 8 के विद्यार्थियों, हम अभी पढ़ रहे हैं विषय विज्ञान अध्याय 11 बल और दाब। ठीक है, यहाँ पर हम एक क्रियाकलाप कर रहे हैं द्रव तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब। आगे हमने जो भी देखा घर्षण दाब या गुरुत्वाकर्षण के बारे में, आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में, अब हम देखेंगे द्रव तथा गैसों द्वारा लगाया जाने वाला दाब। इसके लिए हम क्रियाकलाप 11.8 देखेंगे। पारदर्शी कांच की एक नली तथा प्लास्टिक का पाइप लीजिए। पाइप नली की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर तथा इसका व्यास लगभग 5 से 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक अच्छी पतली रबर की सीट भी हमें लेनी है। आप गुब्बारों की रबड़ का प्रयोग भी कर सकते हैं। पाइप के सिरे पर हमें रबर की सीट या फिर गुब्बारे को बांध देना है। पाइप को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हुए बीच में से पकड़िए। अपने किसी मित्र से पाइप में कुछ पानी उड़ेलने के लिए कहिए। क्या रबड़ की सीट बाहर की ओर फूल जाती है? क्या रबर की सीट बाहर की ओर फूल जाती है? तो हम पाएंगे कि रबर की सीट बाहर की ओर फूल जाती है, मतलब कि पाइप जो होता है वो अपनी सतह पर दाब डालता है। ठीक है ना। पानी पानी जो है वो अपनी सतह पर नीचे की सतह पर दाब डालता है। पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई भी नोट करनी है। पाइप में कुछ पानी और डालिए। रबर सीट्स के फुलाव तथा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई को पुनः नोट कीजिए। इस प्रक्रिया को कुछ बार दोहराइए। क्या आप रबर की सीट के फुलाव तथा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई के कुछ संबंध देख पाएंगे? देखते हैं तो हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आप हमने इस तरह से रबर की सीट को एक पाइप से बांधा। सबसे पहले हमने पाइप में पानी डाला। जितना पानी डाला तो उस उतना नीचे उसकी उसकी नीचे की सतह पर दाब बना और रबर का फुग्गा कुछ फूली। ठीक है। फिर हमने क्या किया, पानी की मात्रा को बढ़ाया, उसमें कुछ और पानी डाला, मतलब पानी को बढ़ाया। तो क्या हुआ, नीचे का जो सतह है, फुग्गा है या सीट है, जब तो उस पर दाब बढ़ा और वो ज़्यादा फूल गया। ठीक है, मतलब कि जितना पानी हम बढ़ाएंगे उतना ही उस पर नीचे की ओर दाब बढ़ेगा। किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया जाने वाला दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। जितना हम पानी के स्तंभ में पानी ज़्यादा डालेंगे उतना ही नीचे की ओर ज़्यादा दाब बनेगा। ठीक है। अब हम क्रियाकलाप 11.9 करते हैं। प्लास्टिक की एक बोतल लीजिए। आप पानी या मृदु पेय मतलब कि सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल हमें ले सकते हैं। 11.15 में दर्शाए अनुसार बोतल के पैंदे के पास कुछ सेंटीमीटर लंबी कांच की एक बेलनाकार नली लगाइए। हमें नीचे की ओर नली लगानी है। नली को थोड़ा गर्म करना है और बोतल में घुसा देनी है। ठीक है, किस तरह से? इस तरह से। देखिए, इस तरह से हमें नली को लगा देनी है। फिर क्या करना है, सुनिश्चित कीजिए कि जोड़ के पास अगर पानी रिस रहा हो तो वहाँ पर हम मोम लगाएंगे और हमें उसको पूरी तरह से बंद करने देनी है। अब एक पतली रबड़ की सीट से हमें वो नली पर भी लगा देनी है, मतलब एक गुब्बारा जो है वो पतली रबर की जो सीट हमने लगाई ना, वहाँ पर हमें लगा देनी है। इस बार कांच की नली के मुंह पर लगाई गई रबर की सीट क्यों फूल जाती है? तो देखो, यहाँ पर क्या हुआ, पहली बार हमने नीचे की ओर सती तली पर लगाई थी। इस बार हमने दीवार पर एक छेद किया और उसमें नली लगाई और वहाँ पर गुब्बारा लगाया है। तो भी यहाँ जब हम उसमें बोतल में पानी डालते हैं तो क्या होता है, देखो यहाँ पर हमने जो रबर की सीट लगाई थी उसमें फूलाव आ गया। ठीक है, जितना पानी ज़्यादा डालेंगे उतना रबर की सीट में फुलाव ज़्यादा आएगा। तो इससे क्या साबित हुआ? इससे यह साबित हुआ कि पानी जो है वो अपनी दीवारों पर भी दाब डालता है। वापस से बोल रही हूँ, पानी जो है वह बर्तन की दीवारों पर भी दाब डालता है। ऐसा नहीं है कि वो तली पर ही दाब डालता है। पानी अपनी बर्तन की दीवारों पर भी दाब डालता है। अब हम क्रियाकलाप 10.11 देखते हैं। प्लास्टिक की एक खाली बोतल हमें वापस से लेनी है और बेलना आकर बर्तन लेना है।
अथवा एक बेलनाकार बर्तन मतलब सीधा एक बर्तन लेना है। आप खाली डिब्बा या प्लास्टिक की बोतल का उपयोग कर सकते हैं। बोतल के पैंदे के पास चारों दिशा में हमें सुराख करने हैं। ध्यान दीजिए कि सुराख पैंदे से समान ऊंचाई पर हो। ठीक है, थोड़े पैंदे से मतलब तली के थोड़े ऊपर से हमें सुराख करने हैं और वो एक समान अंतर पर होना चाहिए। अब बोतल को पानी से भरिए। आप क्या देखते हैं? हम देखेंगे कि बर्तन से सारा पानी रिसता जाता है, ठीक है, निकलने लगता है और बर्तन के कुछ दूरी पर बोतल से कुछ दूरी पर गिरता है। क्या अब आप कह सकते हैं कि द्रव बर्तन के दीवारों पर भी दाब डालते हैं? हमने आगे जो देखा यही प्रयोग था, लेकिन ये दूसरा था, ठीक है। यहाँ पर भी यह साबित हुआ कि द्रव जो है वो दीवारों पर समान गहराई पर दाब डालता है। क्या गैसें भी दाब डालती है? क्या वे भी जिस बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवार पर दाब डालती है? आइए ज्ञात करें। गैसें मतलब वायुमंडलीय गैसें जो होती है, जो हवा होती है, क्या वो भी दाब डालती है? तो हाँ, वह भी दाब डालती है। हमने कक्षा 7 में पढ़ा था कि जो चक्रवात और पवन होती है वह वायुमंडलीय दाब पर आधारित होती है। उसी से बनते हैं बड़े-बड़े चक्रवात। जब आप किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसके मुँह क्यों बंद करना पड़ता है? यदि किसी फुलाए हुए गुब्बारे के मुँह को खोल दे तो क्या होता है? सर्र से हवा निकल जाएगी, ठीक है ना? दबाव से। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा गुब्बारा है जिसमें सुराख है, तो जितनी भी हवा भरेंगे वहाँ से गुब्बारे में से हवा जहाँ पर छेद हो वहाँ से निकल जाएगी। क्योंकि हवा जो है, वायु जो है वो पूरी गुब्बारे की सतह पर, दीवारों पर दाब डालती है और जहाँ पर भी उसको निकलने के लिए जगह मिलेगी, वो वहाँ से निकल जाती है। क्या आप इसे फुला पाएँगे? नहीं। यदि नहीं तो क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया। क्या हम यह कह सकते हैं कि वायु प्रत्येक दिशा में दाब लगाती है? स्मरण कीजिए कि यदि साइकिल की ट्यूब में पंचर हो तो इसके अंदर की हवा क्या होता है? तो वहाँ भी हवा निकल जाती है। क्यों? तो वायु किसी फुलाए हुए गुब्बारे या साइकिल की ट्यूब की अंदर की दीवारों पर दाब डालती है। आपको प्रश्न पूछा जाए कि गैसों साइकिल की ट्यूब में से हवा क्यों निकल जाती है उसकी छेद से, तो आपको लिखना पड़ेगा कि साइकिल की ट्यूब की अंदर की जो दीवारों पर जो वायु होती है वो दाब डालती है और इसीलिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवारों पर भी दाब डालती है और वहाँ से निकल जाती है। चलो अब हम आगे देखेंगे वायुमंडलीय दाब। क्या? वायुमंडलीय दाब। हमारे आसपास आप जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी है, पृथ्वी पृथ्वी के चारों ओर कुछ किलोमीटर तक वातावरण है हमारा और उसके बाद अवकाश में शून्य अवकाश है। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैल जाती है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। कौन सा दाब कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। आगे हमारी व्याख्या आई थी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। ठीक है, जितना क्षेत्रफल कम होगा उतना दाब या उतना बल कम लगेगा। यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और उसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने, तब इस बेलन में वायु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। यहाँ पर देखिए इकाई क्षेत्रफल है और उस पर हम एक इकाई पूरा गुरुत्वाकर्षण बेलन रख दें तो वह क्या होगा? वायु स्तंभ पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। लेकिन वायुमंडलीय दाब है कितना? आइए इसके परिणाम के बारे में विचार करें। एक अच्छी रबर का एक सूचक लेना है। क्रियाकलाप 11.11 देखते हैं हम उसके लिए। तो उसके लिए हमें सूचक लेना है जिसे शॉकर कहते हैं या हम वैक्यूम भी कह सकते हैं। यह रबर के एक छोटे प्याले की भांति दिखाई देता है।
आपने अगर देखा हो कभी लोग काँच पर चिपकाते हैं, ऐसा कुछ चिपकाने वाला होता है, ऐसे करके दबा दो तो उसमें से हवा निकल जाती है और वो चिपक जाता है। आजकल मोबाइल स्टैंड ऐसे कुछ मिल जाते हैं, मैंने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। इसको किसी समतल चिकने पृष्ठ पर ज़ोर से दबाइए, क्या आप यह पृष्ठ से चिपक जाता है? इसको खींचकर पृष्ठ से उठाने का प्रयत्न कीजिए, क्या आप सफल हो पाते हैं? इस तरह से, ठीक है? जब आप चूषक को दबाते हैं तो कप तथा पृष्ठ के बीच की अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है और वह चूषक पर वायुमंडलीय दाब लगता है। क्या लगता है? वायुमंडलीय दाब लगता है। इसलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है, एकदम पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। चूषक को पृष्ठ से खींचकर अलग करने के लिए लगाया गया बल इतना अधिक होना चाहिए कि यह वायुमंडलीय दाब पार कर सके। इस क्रियाकलाप से संभवतः आपको वायुमंडलीय दाब के परिणाम का अनुमान लग गया होगा। हम जब दे लगाते हैं ना चूसक तो वो चिपक जाता है, लेकिन हमें जब उसको उखाड़ना होता है तो हमें बहुत सारा बल लगाना पड़ता है, ठीक है? तो आप इससे यह अनुमान लगा सकते हो कि ये जो वायुमंडलीय दाब है वो कितना अधिक होता है। ठीक है? या उसका कितना उसमें कितनी ताकत लगानी पड़ती है। इस क्रियाकलाप से संभवतः आपको वायुमंडलीय दाब के परिमाण का अनुमान लग गया होगा। वास्तव में यदि सूचक पृष्ठ के बीच में से समस्त वायु को निकाल लिया जाए तो किसी भी मनुष्य के लिए चूसक पृष्ठ से खींचकर अलग करना संभव नहीं होगा। ठीक है? अगर हम उसको ज़ोर से दबाते हैं और अगर उसमें से पूरी तरह से वायु निकल जाती है, तो उसको वापस खींचकर निकालना संभव किसी मनुष्य के लिए तो नहीं हो पाएगा। क्या इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब कितना अधिक होता है? बहुत ही अधिक होता है। समुद्र में खड़ी रखने वाली रीख को देखा है कभी? उसके बारे में कभी आपने कुछ शो देखा हो तो आपको पता होगा कि पूरी लोहे की जो रीग होती है, जब पेट्रोलियम निकालने के लिए समुद्र में बड़े बड़े बोर बनाए जाते हैं तो वहाँ पर रीग खड़ी की जाती है और वो रीग इतनी बड़ी होती है, फिर भी उसको खड़ा करने के लिए ऐसे ही वैक्यूम के पाइप खड़े किए जाते हैं और उस पर पूरी की पूरी रीग खड़ी होती है। तो समझिए कि इतनी बड़ी रीग को उठा लेती है वो वैक्यूम पाइपें, तो सोचिए कि उनमें ताकत कितनी होगी, है ना? यदि मेरे सिर का क्षेत्रफल 15 बाई 15 सेंटीमीटर हो तो मेरे सिर पर वायु कितना बल लगा रही है? ठीक है? यहाँ पर हमारे सिर का क्षेत्रफल यहाँ दिया गया है कि 15 बाई 15 हो तो मेरे सिर पर वायु कितना बल लगाएगी। तो उसको नापने के लिए हम ये देख सकते हैं, ये 15 बाई 15 क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण लगने वाला बल 225 केजी द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगने वाला गुरुत्व बल के बराबर होता है। इस गुरुत्व बल के नीचे हम दबकर पिचक क्यों नहीं जाते? इसका कारण यह है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है। तो यह कारण है, ठीक है? हमें गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और वायुमंडल में इतना सारा दाब है तो हम पिचक क्यों नहीं जाते? तो इसका कारण यह है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को संतुलित कर देता है, इसलिए हम पिचक नहीं जाते। ठीक है? देखो यहाँ पर आपके सिर पर वायुमंडलीय दाब इस प्रकार होता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर भी वायुमंडलीय दाब होता है, इसलिए हम पिचक नहीं जाते। 17वीं शताब्दी में जर्मनी के एक वैज्ञानिक ऑटो वॉन गैरिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने के लिए एक पंप का आविष्कार किया। इस पंप की सहायता से उन्होंने नाटकीय ढंग से वायु दाब के बल का प्रदर्शन किया। इस तरह से उन्होंने धातु के अर्धगोले दो खोखले अर्धगोले लिए और जिनमें प्रत्येक का व्यास 51 सेंटीमीटर था। इन गोलों को एक साथ जोड़कर उनके बीच की वायु निकाल ली। तब प्रत्येक अर्धगोले पर 8-8 घोड़े विपरीत दिशा में खींचकर अलग करने के लिए लगाए। ठीक है? इस तरह से। लेकिन वायु दाब का बल इतना अधिक था कि इतने घोड़े भी अर्धगोले को अलग न कर पाए। तो आप सोच सकते हो कि वैक्यूम जो होते हैं, मतलब पूरी तरह से किसी बर्तन के जोड़ में से हवा को निकाल दिया जाए तो वो कितना अधिक शक्तिशाली
हो जाता है। तो यहाँ पर हम दाब की इतनी सारी ताकत को देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा अध्याय खत्म होता है। आपको यहाँ पर जो यह प्रमुख शब्द है यह लिख लेने हैं, क्योंकि अब हम विज्ञान पढ़ते हैं ना, तो ऐसे बहुत सारे शब्द जो होते हैं वो हमें याद रखने पड़ते हैं, ठीक है? और यही इन्हीं का इस्तेमाल करिए, क्योंकि हम यहाँ पर सादी शब्द इस्तेमाल करते हैं तो हमें इतने मार्क नहीं मिल पाएंगे। और अभ्यास जो है मैं बाद में भेजूंगी, और एक बार ये खुद से ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है? यहाँ पोस्ट करके। चलिए, जय हिंद।